हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट क्लास में मैं आपसे बात कर रहा था राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में हम नियुक्ति, पदावधि, वो सारी बातें आपसे कर चुके थे। देखिए, मैं बात करता हूं आपसे, अगर मान लीजिएगा राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1999 जो है उसकी धारा 25 की बात करता हूं आपसे। देखो, मैं धारा 25 क्या कहती है। अगर मान लीजिएगा किसी भी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। मैं कह सकता हूं अध्यक्ष की मृत्यु पर क्या होगा। राज्यपाल किसी सदस्य को अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपेगा। अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंप सकता है, और ये कब तक रहेगा, जब तक कि किसकी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक वो अध्यक्ष बना रहेगा जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। अगर मान लीजिएगा अध्यक्ष जो है भाई मृत्यु ना हो और वो अवकाश पर चला जाए, किसी काम से अवकाश पर जाने पर क्या करेगा, तब भी किसी सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ठीक है भाई, और ये कब तक काम करेगा, जब तक अवकाश से वापस नहीं लौट जाता। समझ में आया भाई, जब तक ये वापस नहीं या वापस अपना कार्यभार नहीं ग्रहण कर लेता, तब तक ये जो सदस्य जो अध्यक्ष बनाया है ये कार्य करता रहेगा। ये इसका जिक्र है धारा 25 में। ठीक है भाई, उसके बाद में धारा 26 की बात करता हूं। धारा 26 जो है वो है सेवा शर्तें। ठीक है भाई, क्या क्या सेवा शर्तें हैं। देखो भाई, वेतन और भत्ते जो हैं वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। सबसे पहली बात, वेतन भत्ते किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और ये जो वेतन और भत्ते हैं ये नियुक्ति के पश्चात परिवर्तन इनमें नहीं होता है। नियुक्ति या पदावधि के दौरान अपरिवर्तित। इसका मतलब क्या है, देखिए, नियुक्ति के बाद किसी भी अध्यक्ष को पद पर नियुक्त कर दिया और उस समय उसकी मान लीजिए कि उसकी सैलरी 1 लाख रुपए निर्धारित कर दी गई। अब मान लो कोई संशोधन ला करके सैलरी घटाई गई कि भाई भविष्य में जब भी कोई अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जाएगा तो उसकी सैलरी 80,000 होगी। लेकिन वो जो संशोधन हुआ वो इस अध्यक्ष पर लागू नहीं होगा, नेक्स्ट जो भी कोई अध्यक्ष बनेगा उसके ऊपर लागू होगा। इसकी तो पदावधि के दौरान कोई परिवर्तन इसके वेतन और भत्तों में नहीं किया जा सकता। ये क्या है, सेवा शर्तें हैं। ठीक है भाई, उसके बाद धारा 27 की बात करता हूं। तो धारा 27 में हम देखते हैं तो अधिकारी एवं कर्मचारी भाई, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य तो होते हैं, लेकिन इसके बाद इनका सहयोग करने के लिए अधिकारी कर्मचारी भी तो होते हैं। तो यहां एक सचिव होता है, क्या होता है, एक सेक्रेटरी होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का एक सेक्रेटरी होता है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं मुख्य अधिशासी अधिकारी। क्या बोल सकते हैं, मुख्य अधिशासी अधिकारी। ये मुख्य अधिशासी अधिकारी होता है। कार्य क्या है, जो भी प्रशासनिक अध्यक्ष के नियंत्रण में समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य। ठीक है भाई,
ये इसका कार्य है कि समस्त जो प्रशासनिक और वित्तीय कार्य जो हैं उनको ये निस्तारण करता है, किसके नियंत्रण में रहकर? अध्यक्ष के नियंत्रण में। ठीक है भाई, तो ये हम बात कर रहे हैं। देखो धारा 25 में अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने पर क्या स्थिति बनेगी, अवकाश पर जाने पर क्या स्थिति बनेगी। ठीक है, सेवा शर्तों की बात की है हमने धारा 26 में, तो वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और नियुक्ति के बाद या पदावधि के दौरान किसी प्रकार का कोई परिवर्तन उनमें नहीं किया जाएगा। उसके बाद धारा 27 में हमने अधिकारी और कर्मचारियों की बात की है। अधिकारी कर्मचारियों में मैंने देखा और सचिव के नीचे और भी कर्मचारी होते हैं, तो मुख्यतः एक सचिव होता है जिसको मुख्य अधिशासी अधिकारी बोलते हैं। काम क्या है? ये अध्यक्ष के नियंत्रण में समस्त प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों को संभालता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं आयोग की अधिकारिता। भाई कौन से विषयों पर या कौन से मामलों पर ये अपनी कार्यवाही करता है, उनके बारे में मैं डिस्कशन करता हूं आपसे। तो नेक्स्ट है हमारे पास आयोग की अधिकारिता। नेक्स्ट है आयोग की अधिकारिता। इसका मतलब यह है कि भाई आयोग का अधिकार क्षेत्र क्या है। ठीक है भाई, कौन कौन से मामलों पर? तो देखो हम सूचियां पढ़ते हैं। एक सूची है राज्य सूची, राज्य सूची, और एक सूची हम पढ़ते हैं संवर्ती सूची। राज्य सूची वह सूची है जिसके ऊपर जिसमें शामिल विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। संवर्ती सूची वह सूची है जिसमें जो विषय है उन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन कानून फाइनली मान्य अगर टकराव की स्थिति बन जाए तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। सूची में उल्लेखित विषयों पर उल्लेखित विषयों के मामलों में मानवाधिकारों का उल्लंघन होने की जांच करता है। समझ में आया भाई? जो संवर्ती सूची में, राज्य सूची में जो भी उल्लेखित विषय हैं, इन विषयों के मामलों में मानवाधिकारों का अगर कोई उल्लंघन हुआ है तो उसकी ये क्या करता है? जांच करता है। ठीक है भाई, अब देखो ये क्या नहीं कर सकता, किन मामलों की जांच नहीं कर सकता, ये भी महत्वपूर्ण बात है। किन मामलों की जांच नहीं कर सकता? तो राज्य मानवाधिकार आयोग, सबसे पहली बात की जाए तो वे मामले जो अन्य किसी आयोग के समक्ष लंबित हो, ठीक है भाई, जिसकी सुनवाई मान लीजिएगा कोई आयोग कर रहा हो, ठीक है, तो उसमें ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसकी जांच नहीं कर सकता। दूसरा, वे मामले जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया हो। समझ में आया भाई? 1 वर्ष से ज्यादा का समय उन मामलों को घटित हुए हो गया तो वे मामले। और दूसरा हम कह सकते हैं कि वो मामले जो किसी अन्य आयोग के सामने क्या हो, लंबित हो, वो मामले। ठीक है, ये दोनों बातें आपको, इन मामलों में ये जांच नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आयोग का उद्देश्य क्या है। आयोग का एम, आपसे पूछा जाए भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो सीधी सी बात है भाई, ये मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार जो है उनकी क्या करता है? रक्षा करता है, एक प्रभावी निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करता है। मैं कह सकता हूं मानवाधिकारों की रक्षा हेतु एक प्रभावी निगरानी तंत्र के रूप में कार्य। कहने का मतलब यह है कि भाई कहीं भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो यह निगरानी रखता है कि भाई कहीं कोई मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा हम ये कह सकते हैं यह एक स्वशासी
उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी संस्था है। ये निगरानी रखता है भाई, देखो निगरानी संस्था है, खुद के पास अधिकार है और क्या रखता है, निगरानी रखता है। ठीक है, तो सार सब कुछ इसका मुख्य जो सही मायने हम ये कह सकते हैं भाई, किसी भी व्यक्ति विशेष के मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है या हनन हो रहा है तो उसकी क्या करता है, निगरानी रखता है। ठीक है, उसके लिए तंत्र के रूप में कार्य करता है और ये खुद का स्वशासी, मतलब जब ये चाहे किसी भी मामले में अपना स्वविवेक से इंटरफेयर कर सकता है, स्वविवेक से उस मामले को देख सकता है। ठीक है, उसके बाद आयोग के कार्यों की बात की जाए आपसे कि भाई कार्य क्या है, उद्देश्य तो ये होगी, लेकिन अब कार्यों की बात की जाए। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आयोग के कार्य। आयोग के कार्य, देखो क्या कार्य है। सबसे पहले तो मैं बात करूं एक एक करके, मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार, मानवाधिकारों का कि भाई कौन कौन से मानव के सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार हैं, मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार पहली बात। ठीक है, इसके अलावा लोगों को जागरूक करना, लोगों को इनके प्रति क्या करना, जागरूक करना। ठीक है भाई, नेक्स्ट मैं बात कर सकता हूं अनुसंधान, मानवाधिकारों हेतु अनुसंधान करना। अगर कोई एनजीओ है, कोई भी भाई एनजीओ अगर मानवाधिकारों के लिए काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन करना। एनजीओ का मतलब गैर लाभकारी संगठन जो है। ठीक है भाई, एनजीओ जो है, एनजीओ के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना, यह कार्य है इसका। ठीक है भाई, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए जो कानून है, मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए कानूनों की समीक्षा करना एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना। ठीक है भाई, ये सारे कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जेल और बंदी गृह के बंदी गृह के कैदियों के जीवन जीने की रक्षा करना तथा सरकार को निरीक्षण पश्चात सुझाव देना। इसके अलावा न्यायालय की अनुमति से मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में हस्तक्षेप करना।
ठीक है, एक बार देखो कार्यों को मैं दोबारा एक एक करके आपसे बात करता हूं। जो भी मानवाधिकार हैं उनका प्रचार प्रसार करना, लोगों को उन मानवाधिकारों के प्रति क्या करना, जागरूक करना। ठीक है, मानवाधिकार जो है उनके ऊपर अनुसंधान करना कि भाई और बेहतरीन तरीके से लोगों को किस प्रकार से सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। जो भी इस क्षेत्र में जो भी एनजीओ है या गैर लाभकारी जो संगठन है, ठीक है, उन्होंने जो कार्य किया है उनके प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए जो कानून है उन कानूनों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को जो भी उपाय है उनके लिए क्या करना, सिफारिश करना। जेल और बंदी गृहों में बेसिकली अच्छा जीवन जीने के लिए कैदियों की अच्छे जीवन की रक्षा करना। ठीक है भाई, उनको बढ़िया फैसिलिटी वहां मिले। ठीक है, और निरीक्षण के पश्चात जेल और बंदी गृहों में जो निरीक्षण किया गया उसके पश्चात सरकार को सुझाव देना कि भाई ये और आप बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा न्यायालय की अनुमति से मानवाधिकार उल्लंघन का कोई भी मामला है, ठीक है, और वो न्यायालय में चल रहा है तो न्यायालय की अनुमति लेकर उस मामले में क्या करना, हस्तक्षेप करना। ये सारे के सारे कार्य बेसिकली राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा किए जाते हैं। देखिए उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूं, आयोग में निहित जांच जो है, भाई जांच जो करता है उससे संबंधित शक्तियां, उसकी मैं बात करता हूं नेक्स्ट। आयोग में निहित जांच की शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां आयोग में जांच के लिए शक्ति दी हुई है आयोग को, तो उनकी मैं बात करता हूं नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, आयोग में निहित जांच से संबंधित शक्तियां। वैसे ये धारा 13 में उल्लेखित है। ठीक है भाई, कौन कौन सी शक्तियां हैं, देखो जो सिविल प्रक्रिया संहिता जो है सीपीसी जिसको हम बोलते हैं, सिविल प्रोसेस कोड 1908, ठीक है भाई, इसके तहत आयोग को सीपीसी के तहत आयोग को सिविल न्यायालय की एक सिविल जो कोर्ट होता है उसकी सारी शक्तियां प्राप्त हैं, न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त। ठीक है भाई, कौन कौन सी शक्तियां, जैसे मैं बात करूं आपसे, गवाहों को समन जारी करना। ठीक है भाई, इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, जो भी हमारे गवाह हैं बेसिकली उनको शपथ दिलाकर परखने की शक्ति। उसके अलावा मैं बात करता हूं आपसे हाजिर होने के लिए बाध्य करने की शक्ति। मतलब यह है कि भाई कोई भी गवाह है उसको बुला सकता है वारंट जारी करके, समन जारी करके, उसको शपथ दिला करके उससे पूछा जा सकता है बहुत सारी बातें उस मामले से संबंधित। उसको हाजिर होने के लिए ऐसा नहीं कि भाई नहीं मैं नहीं जाऊंगा, उसको बाध्य कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा दस्तावेज का पता लगाने व आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति। ठीक है भाई, इसके अलावा मैं बात करता हूं किसी न्यायालय या सरकारी कर्मचारी या सरकारी कार्यालय से सरकारी अभिलेख या कोई भी रिकॉर्ड, ठीक है भाई, या प्रतिलिपि प्राप्त करने की शक्ति या मांगने की शक्ति ये आयोग के पास है। ठीक है भाई, तो ये सारे आयोग के जांच से संबंधित जो निहित शक्तियां हैं वो सारी की सारी धारा 13 में उल्लेखित है। सिविल प्रोसीजर कोड जो है
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आयोग को सिविल न्यायालय की वो शक्तियां प्राप्त है, जिस प्रकार से कोर्ट जो है गवाह को बुलाता है, उनका ट्रायल लेता है, वो सारी शक्तियां इसको यहाँ प्राप्त है। किसी भी सरकारी न्यायालय कार्यालय से कोई मान लो अभिलेख मंगाना है, वो सारी चीजें जो सिविल कोर्ट में जो फॉलो होती है बेसिकली, वो सारी शक्तियां इसके पास है। ठीक है, आयोग की कार्य प्रणाली की बात की जाए, आयोग की कार्य प्रणाली, देखिए आयोग का जो चरित्र है वो न्यायिक है। कैसा है? सबसे पहली बात, इसका जो चरित्र है वो न्यायिक है, न्यायिक प्रकार का है, पहली बात। दूसरी बात हम बात करते हैं सिफारसी ऑब्लिक सलाहकारी संस्था, सलाहकारी संस्था की भूमिका। ये कह सकती है कि भाई ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसी सिफारिश कर सकती है, ऐसी सलाह दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसकी सलाह जो है, देखो इसकी जो सलाह है, इसके अलावा मैं बात कर सकता हूं, देखो तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ये उल्लंघन का जो दोषी है, उल्लंघन के दोषी को सजा ऑब्लिक दंड देने का अधिकार नहीं, अधिकार नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो ये मान लो कोई किसी व्यक्ति के द्वारा मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ये उसको क्या नहीं दे सकता? दंड या सजा नहीं दे सकता। ठीक है भाई, ये सिर्फ सलाह दे सकता है कि भाई इसको राज्य सरकार द्वारा दंडित किया जाना चाहिए या गलत कार्य है, ऐसी सलाह दे सकता है, लेकिन ये क्या नहीं कर सकता? दंड नहीं दे सकता। इसके अलावा जुर्माना नहीं लगा सकता। साथ में पीड़ित व्यक्ति को कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं कर सकता। पीड़ित व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता ये प्रदान नहीं कर सकता। देखो उसके बाद में बात करता हूं आगे, अगर देखा जाए राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, मैं कह सकता हूं यह आयोग राज्य सरकार को अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। ठीक है भाई, किसको सौंपता है? राज्य सरकार को अपना एक पूरे वर्ष का एक ब्यौरा सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। पहली बात। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इस आयोग की सलाह या सिफारिश संबंधित सरकार पर बाध्य नहीं है। संबंधित जो भी सरकार है वो इसकी सिफारिश को मानने के लिए, ऐसा नहीं कि भाई मानना ही जरूरी है उस सरकार के लिए कि ऐसी कोई बाध्यता है, वो बाध्य नहीं है इसकी सलाह या सिफारिश को मानने के लिए, परंतु सलाह पर की गई कार्यवाही पर उसे आयोग को 1 माह के भीतर सूचित करना होगा। इसका मतलब क्या है भाई? देखिए, पहली बात तो
अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है आयोग किसको सौंपेगा? राज्य सरकार को सौंपेगा। और राज्य सरकार का जो विधानमंडल है उसको कहां रखवाएगा? सदन में रखवाएगा, पहली बात। दूसरा, आयोग को जो भी सलाह या सिफारिश दी गई है राज्य सरकार उसको मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। और इतना जरूर है कि भाई जो सलाह दी है उस पर जो भी कार्रवाई की उसके लिए आयोग को राज्य सरकार जो है 1 माह के अंदर अंदर क्या करेगा? सूचित करेगा कि भाई हम इस पर क्या कार्रवाई की है कि नहीं की है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब मैं बात करता हूं आपसे आयोग के अध्यक्षों की। आयोग के अध्यक्ष, तो सबसे पहला प्रथम जो अध्यक्ष की बात की जाती है वो है श्रीमती कांता भटनागर। श्रीमती कांता भटनागर, राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली जो अध्यक्ष रही वो कौन रही? श्रीमती कांता भटनागर। उसके बाद नंबर 2 की मैं बात करता हूं, तो नंबर 2 सैयद सगीर अहमद। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं तो श्रीमती कांता भटनागर के बाद कौन बने? सैयद सगीर अहमद बने। उसके बाद नंबर 3 हम देखते हैं नगेंद्र कुमार जैन। नगेंद्र कुमार जैन जो हैं तीसरे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। उसके बाद नंबर 4 हम देखते हैं तो वो है प्रकाश चंद टाटिया। प्रकाश चंद टाटिया। और वर्तमान में अब मैं बात कर रहा हूं आपसे वर्तमान की, ठीक है भाई। वर्तमान में गोपाल कृष्ण, या 5वें नंबर की बात करूं तो वो है गोपाल कृष्ण व्यास, ठीक है भाई, ये अध्यक्ष हैं। अगर मैं इस समय एक सदस्य, वर्तमान में एक सदस्य भी नियुक्त है, और वो सदस्य कौन है? वो है महेश गोयल, ठीक है भाई। तो वर्तमान में देखो, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास हैं। प्रथम अध्यक्ष के तौर पर कौन है? श्रीमती कांता भटनागर है, ठीक है। इसके अलावा सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन और प्रकाश चंद टाटिया ये भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। कई बार पूछता है निम्न में से कौन मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहा है, तो फिर इसमें से 3 यहां से लिखेगा, चौथा कोई और लिख देगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बुक बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, और बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीजें मैंने एक एक करके आपको समझाई है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अगला टॉपिक लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।